आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भारत का इतिहास कई सहस्त्र वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य ये होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे थे, जहाँ वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता है। 65,000 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत स्थायी संरचनाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया। ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए। दक्षिण एशिया में पहली शहरी संस्कृति जो अब पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500-1900 ईसा पूर्व के दौरान पनपी। मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ नवपाषाण युग 7,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। 19वीं शताब्दी के पाश्चात्य विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया और यहीं ऋग्वेद की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब भारत और हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद की रचना काल 3000 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत में आने का ना तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और ना ही डीएनए अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थीं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती हैं। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकली थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। यह आज से 4000 साल पूर्व भूगर्भीय बदलाव की वजह से सूख गई थी। आर्य लोग खाना बदोश गडेरियों की भांति अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। इन लोगों ने पत्थर के नुकीले हथियारों से काम लेना सीखा। मनुष्यों की इस सभ्यता को बेविलित सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में कुछ सुधार हुआ तो फिर चिलियन सभ्यता आई। इन हथियार औजारों की सभ्यता के समय का मनुष्य नर बानर के रूप में थे। उनमें वास्तविक मनुष्यत्व का बीजारोपण नहीं हुआ था। मुस्टेरियन सभ्यता के पश्चात रेडियन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। इस समय लोगों में मनोवैज्ञानिक कुछ विकास होने लगा। फिर इसके बाद
वास्तविक सभ्यताएं आई, जिसमें पहली सभ्यता नवपाषाण कालीन कही जाती है। इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने जैसा ही वास्तविक मनुष्य था। अतः यूथिल सभ्यता से लेकर नवपाषाण सभ्यता तक का काल पाषाण युग कहलाता है। पाषाण युग के बाद मानव जाति में धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ। धातु युग का प्रारंभ ताम्र युग से होता है। नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि बहुत कुछ विकसित हो गई थी। इसी समय कृषि का भी आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे पहले प्रथम कृषक थे। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आर्य पंजाब की भूमि में आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। आर्य लोग संपूर्ण सप्त सिंधु प्रदेश में फैल गए, परंतु उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती तट था। सरस्वती तट नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्र युग की स्थापना की। यहाँ उन्हें तांबा मिला और वे अपने पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस ताम्रयुग के चिन्ह अन्वेषकों को चान्हू, डेरों तथा बिजनौत नामक स्थानों में खुदाई में मिले हैं। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर ही है। मेसोपोटामिया तथा इलाम में यही सभ्यता प्रोटो इलामाइट सभ्यता कहलाती है। सुमेरु जाति प्रोटो इलामाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी है। सुमेरु सभ्यता के बाद मिस्र की सभ्यता का उदय हुआ। प्रसिद्ध अमेरिकन पुरातत्वविद डॉक्टर डी टेरा ने सिंधु प्रदेश को पत्थर और धातु युग में मिलाने वाला कहते हैं। ताम्र सभ्यता के बाद कांसे की सभ्यता आई। कांसे की सभ्यता संभवतः सुमेरियन लोगों की थी। मेसोपोटामिया के उरफराकिस तथा इलाम के सूसा और तप्पा मुस्यान आदि जगहों में उन्हें खुदाई में कांसे की सभ्यता के नीचे ताम्र सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मेसोपोटामिया में जहाँ इस प्रोटो इलामाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले हैं, उसके और सुमेरु जात की कांसे की सभ्यता के स्तरों के बीच में किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का उसे 4 फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ है। यूरोपीय पुरातत्ववेत्ताओं का यह मत है कि मिट्टी का यह स्तर उस बड़ी बाढ़ द्वारा बना था, जिसको प्राचीन ग्रंथों में नूह का प्रलय कहते हैं। ताम्र युग की प्रोटो इलामाइट सभ्यता का अस्तित्व था। इस सभ्यता के अवशेषों के नीचे कुछ स्थानों में निम्न श्रेणी की पाषाण सभ्यता के चिन्ह जहाँ इस प्रोटो इलामाइट कही जाने वाली ताम्र सभ्यता के चिन्ह मिले। उसके और सुमेरु जाति की कांसे की सभ्यता के स्तरों के बीच में किसी बहुत बड़ी बाढ़ के पानी द्वारा जमी हुई चिकनी मिट्टी का उसे 4 फुट मोटा स्तर प्राप्त हुआ। यूरोपीय पुरातत्ववेत्ताओं का यह मत है कि मिट्टी का यह स्तर उस बड़ी बाढ़ द्वारा बना था, जिसको प्राचीन ग्रंथों में नूह का प्रलय कहते हैं। ताम्र युग की प्रोटो इलामाइट सभ्यता के अवशेष इस प्रलय के स्तर के नीचे प्राप्त हुए हैं। इसका यह अर्थ लगाया गया कि इस प्रलय के प्रथम में ही प्रोटो इलामाइट प्राप्त हुए हैं। ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी सदी में जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय लोकप्रिय हुए। अशोक ईसा पूर्व 265-241 इस काल का एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैल गया था, पर वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम साहित्य की शुरुआत भी दक्षिण में इसी समय हुई। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व 7वीं और शुरुआती 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियाँ महाजनपद विद्वान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी थे, जिनमें से कौशांबी, वत्स, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, चेदी और अवंत महत्वपूर्ण थे। इन राज्यों का शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था, जिन्होंने राज्य विस्तार और पड़ोसी राज्यों को अपने में मिलाने की नीति अपना रखी थी। तथा गणराज्यात्मक राज्यों के तब भी स्पष्ट संकेत थे, जब राजाओं के अधीन राज्यों का विस्तार हो रहा था। इसके बाद भारत छोटे छोटे साम्राज्यों में बंट गया। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। ये इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी के अंत तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन आ गया,
जिन्होंने अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर और गोलकुंडा के राज्य थे। 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया से निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। उसने मुगल वंश की स्थापना की जो अगले 300 वर्षों तक चला। इसी समय दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल का समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर का पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात हुआ। उसने हिंदुओं पर से जजिया कर हटा लिया। 1659 औरंगजेब ने इसे फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब ने कश्मीर में तथा अन्य स्थानों पर हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनवाया। उसी समय केंद्रीय और दक्षिण भारत में शिवाजी के नेतृत्व में मराठे शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण की ओर ध्यान लगाया तो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 में मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेजों ने डचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों को भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया और 1857 के एक विद्रोह को चलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी के अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 के बाद से भारत में गणतांत्रिक शासन लागू हुआ। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ और दोनों देशों में कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना हुआ है। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।